आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही परिवार रवीन की पाठशाला पे। दोस्तों, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ रुकमणी पब्लिकेशन का चपरासी के लिए जो पद आया है उसका 22 सेट का 22 सेट में आपको तैयारी कराऊंगा। टेंशन नहीं लेना है। पहले मैं रुकमणी को इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि 80% लोगों का रुकमणी का राय था इस पब्लिकेशन का और 20% लोगों का राय था यूनिक पब्लिकेशन का। तो मैं धुआंधार पहले रुकमणी पब्लिकेशन की सेट की तैयारी आपको करा देता हूँ 22 दिन में 22 सेट। उसके बाद मैं यूनिक पब्लिकेशन का भी करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। और एक एक करके कराऊंगा क्वेश्चन एकदम ट्रिक की सहायता से, ठीक ना। और डिमांड रहेगा तो हिंदी का भी मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आऊंगा इसी पब्लिकेशन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका एक एक क्वेश्चन का। पहले मैथ्स का सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद ही किसी और का सोल्यूशन करेंगे। ये रहा आपके बुक का पहला क्वेश्चन। तो चलिए मैं इसको ट्रिकी सोल्यूशन बताता हूँ कि 1 सेकंड के अंदर इसको कैसे हल करेंगे। इसको देखिए, इसको 1 सेकंड के अंदर ऐसे हल कर सकते हैं। ये जितना लिखा हुआ है ना 5, 6, 7, 8 सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, 6, 11, 7, 18, 8, 26। कितना अंक पे रेकरिंग है तो बोलेंगे कि 1 अंक पे रेकरिंग है। तो जितना पे रेकरिंग रहेगा उतना बटा में 9 दे देना है। अब इसको तोड़िएगा तो 9 दूना 18 और 8 बटा 9, बस इतना तो आप कर ही लेंगे। तो इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है तो बोलेगा कि सी कर रहा है, तो सी सही जवाब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। धुआंधार में 3500 मैथ्स का क्वेश्चन करा दूंगा आपको एकदम ट्रिक की सहायता से। बस आपको धैर्य से समझना है, घबराना नहीं है, एकदम आप समझने लगिएगा। 1-2 सेट कीजिए, आप अच्छा समझ आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसको कैसे सोल्यूशन करना है मैं आपको एकदम ट्रिकी सोल्यूशन बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है कि 2 sin 3x माइनस 3 डिग्री बराबर tan 240 डिग्री। अब देखिए tan 240 का मान तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि tan 180 प्लस में तोड़ते हैं। इसको आप जैसे कहते हैं लिखिए 2 sin 3x माइनस 3 डिग्री। देखिए मैं आपको 1 सेकंड के अंदर ट्रिकी सोल्यूशन बताऊंगा, थोड़ा कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो tan 240 है तो tan 240 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, अब प्लस में 60 डिग्री लिख सकते हैं। आपको ये बात पता है। जब इतना बात आपको पता रहेगा तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि 2 sin 3x माइनस 3 डिग्री लिखेंगे और tan 180 प्लस पर 180 प्लस थीटा पर tan का मान वही रहता है, मतलब कि 180 पे मान नहीं बदलता है, समझे। जब 180 पे मान नहीं बदलेगा तो tan 180 प्लस 60 डिग्री का मतलब हुआ कि tan ये 60 डिग्री ही रहेगा, tan 60 डिग्री रहेगा। और आपको पता है कि tan 60 डिग्री के बदला आप क्या लिख सकते हैं तो बोलिए कि tan 60 डिग्री के बदला में हम √3 लिख सकते हैं। इधर कितना आ गया √3 आ गया। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे x का मान हम क्या रखें, इधर भी √3 आना चाहिए। तो सोचिए अगर 25 आप रखते हैं तो 25 तिहाई 75, 75 में से 3 गया 72, तो क्या sin 72 डिग्री के मान आपको पता है तो बोलिए कि नहीं पता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम 21 डिग्री रखते हैं तो 21 तिहाई 63, और 63 में से 3 गया 60, तो क्या आप sin 60 डिग्री के मान जानते हैं तो बोले कि हाँ जानते हैं। तो 21 मान रखते हैं, तो 21 रखिए तो 2 sin और यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री का मान आपको पता है कि sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और जब यहाँ से √3/2 लिखिएगा तो क्या आएगा कि 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर भी √3 आ गया, तो दोनों तरफ बराबर हो गया ना। तो यहाँ से आप ऑप्शन से ही पकड़ लीजिएगा कि 21 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन से की सहायता से बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो। और आपको पता है कि सम संख्या किसको बोलते हैं, सब बोलेगा हाँ पता है, 2, 4, 6, 8, 10 इस सबको सम संख्या बोलते हैं, आगे तक बोलते जाएंगे। तो जब हम सम संख्या अगर 2 लिए तो 4 लिए, 6 लिए, 8 लिए, 10 लिए, तो 2 बढ़ रहा है ना। इन्हें हमको परफेक्ट तो पता नहीं कि कहाँ से सम संख्या स्टार्ट करना है, तो हम क्या मान लेंगे, तो मान लेंगे कि x पहला, दूसरा क्या मान लेंगे x + 2, इसका अगला सम संख्या क्या होगा तो फिर 2 ज़्यादा बढ़ा देंगे तो x + 4, इसका अगला क्या होगा तो 2 और बढ़ा देंगे x + 6, इसका अगला भी निकालिएगा क्या, तो 1, 2, 3, 4 हो गया, 4 गो क्रमागत संख्या पूछा था ना। और इसका योग 484 है। इसका मतलब हुआ कि सबको जब आपस में जोड़िएगा, तो कितना आना चाहिए 484। इतना बात आप कर लेंगे। जब इतना बात आप कर लेंगे तो इसको ऐड कीजिए, x 2x 3x 4x, तो 4x लिखते और उसके बाद जोड़ेंगे 2, 4, 6 और 6, 12, इधर +12 करेंगे अब बराबर में 484। इस सब को आप ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना, सब बताएंगे हम। इस +12 को उधर कर देंगे
तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 484 में से 12 घटा दीजिएगा तो बोलिए कि 472। और जब इसको इससे काटेंगे तो 118 मरतबे कट जाएगा। x का मान कितना आ गया, 118। और पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या माने थे, x माने थे ना, x का मान आ गया 118। तो 118 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, लिखा गया है कि x और y ये कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लगेगा और y और z उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर देगा। x और y z तीनों अगर मिल गया तो 12 दिन में पूरा कर देगा। तो x और z उसी कार्य को कितना दिन में लगे, कितना समय में करेगा। देखिए कितना आसान सवाल है। इस सब क्वेश्चन को करने के लिए आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। देखिए लिखते कैसे हैं, x प्लस वाई कितना दिन में पूरा करता है, तो बोलिएगा 16 दिन में। 16 लिख दिए। उसके बाद है y और z, x वाई लिख लिए। तो y प्लस z की अगर हम बात करते हैं कितना दिन में पूरा करता है, तो बोलेगा 24 दिन में। अब तीनों मिल जाता है। अब देखिए तीनों मिलता है, x भी मिल जाता है, y भी मिल जाता है, z भी मिल जाता है। इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई प्लस अगर z मिल गया तो काम को समाप्त कर देगा कै दिन में, 12 दिन में। लेकिन आपको पूछ क्या रहा है, तो आपको पूछ रहा है कि अगर x और z मिल जाए, अगर x प्लस z मिलकर काम करे तो कितना दिन में वही काम समाप्त कर देगा। तो आपको ये बात पता है कि नहीं है कि जब तीनों आदमी अलग अलग काम करता है तो कोई ये काम होगा ना जी, कि कोई तो काम होगा जिसको करता होगा। तो हमको काम पता नहीं, तो काम को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो काम को इसका हम एलसीएम मान लेंगे। तो 16, 24, 12 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलेगा फटाक सीवन 48 होगा। अब देखिए जब 48 आप बोल दीजिएगा तो यहाँ से आप दिमाग लगा ही सकते हैं कि x प्लस वाई मिलकर 16 दिन में काम करेगा। कितना दिन में, 16 दिन लेता है, ये 24 दिन लेगा और ये 12 दिन लेगा। काम है 48 को, मान लेते हैं कि 48 ईंट ढोना है। कितना, 48 ईंट मान लेते हैं कि 48 को ईंट धोना है, तो 16 दिन लगाएगा x प्लस वाई मिलकर। इसका मतलब क्या हुआ, तो कहिएगा कि अच्छा इसका मतलब हुआ कि 3 ईंट डेली ढोएगा, या 3 ईंट डेली ढोएगा, डेली काम करेगा। वाई जेड मिलेगा तो 24 दिन लगाएगा। इसका मतलब है कि दोनों मिलकर 2 काम डेली करता है, 2 ईंट डेली ढोता है। और तीनों अगर मिल गया तो 12 ही दिन में समाप्त। एक का मतलब है कि तीनों अगर मिलता है तो 4 काम डेली होता है। तो पूछा कि x प्लस अगर जेड मिल जाएगा तब क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो 3 को वाला दिल है ना, इसमें मान रखना है। तो इसमें मान कैसे रखेंगे, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इसका कार्य करने का क्षमता, तीनों के कार्य करने का क्षमता कितना है, तो बोलेगा कि 4, क्योंकि तीनों मिलेगा तो 4 काम डेली होगा, तो बराबर में लिखेंगे 4। अब जरा आप सोचिए इसमें x प्लस वाई का कार्य क्षमता कितना है, 3। तो x प्लस वाई की जगह पे यदि आप 3 रख दीजिएगा तो यहाँ से z का मान कितना आ जाएगा, तो बोलेगा z का मान 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अगर y प्लस जेड का इसमें हम रख देते मान, अगर y प्लस जेड का मान आप रख देते कितना, 2, तो x का मान कितना आ जाएगा। अगर ये 2 है तो इसका मतलब ये 2 होगा। और आपको ये बात पता है कि तीनों को जोड़ने पर 4 कार्य क्षमता आना चाहिए। तो z हो गया 1, x हो गया 2, इसका मतलब y बचा 1, तब ना सबको जोड़ेंगे तो 4 होगा। अब बोलता है कि x प्लस अगर z मिल जाएगा, अब x प्लस z मिलेगा, ये दोनों आपस में मिल जाएगा तो कितना काम करेगा, तो बोलेगा कि 3 काम डेली करेगा। अब 3 काम अगर ये डेली करता है तो काम कितना है, तो काम है 48। काम कै वो करेगा डेली, दोनों मिलेगा 3 काम, तो कै के पहाड़ा में ही कट जाएगा, तो बोलिए कि 16 के पहाड़ा में। इसका मतलब हुआ कि 16 दिन में काम समाप्त कर देगा। हो गया आंसर, समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। लिखा गया है कि सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषय के पूर्णांक समान हैं, तो सचिन को दोनों विषय में कुल कितना % अंक प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि दो एग्जाम देता है और दोनों सेम नंबर का रहता है। अगर 100 का ये तो 100 के वो रहेगा। अब पहला में 70% लाता है, दूसरा में 60% लाता है, तो कुल मिला के इसको कै % लाया, एवरेज बताना है। इसके लिए हम शॉर्टकट ट्रिक अपना सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट है तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना कितना नंबर आता है। आज जय सब्जेक्ट रहेगा तय से भाग कर देंगे, 70 और 60 हो जाता है 130, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि इसको 65% अंक आया। आंसर हो गया 65%। ये रहा ट्रिक। आप समझे या नहीं समझे? अगर ट्रिक की सहायता से आप नहीं समझे कमेंट कीजिएगा, अगला बार से हम ट्रिक के साथ साथ सबका कंसेप्ट भी बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बोला है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखिए कोई राशि अगर दुगना हो गया, इसका मतलब हुआ कि उसको आप जितना पैसा दिए तो उतना परसेंट आप ब्याज कमा लिए, मतलब 100% आपको ब्याज आ गया, तब ना दुगना होगा जी। 100% ब्याज आ गया तो हम अगर आपको बोलेंगे कि 5% रेट है, दर कितना है, दर 5% है, तो 5% दर से अगर हम चलेंगे तो कै साल में दुगना हो जाएगा। तो 5 साल में चलेंगे, 1 साल रखेंगे तो 5%, दूसरा साल रखेंगे 10%, इस प्रकार से हमको 100% ब्याज अगर मिल जाए, जैसे कहने का मतलब है कि किसी को हम मूलधन 1000 दिए तो 1000 अपने आप में 100% होगा, और एक न एक दिन ऐसा तो जरूर होगा कि ब्याज पर हम पैसा दे दिए हैं, अगर ये पैसा नहीं दे रहा है तो कभी ना कभी होगा कि 1000 रुपया का 1000 ब्याज हो जाएगा। इसका मतलब जो 100% हम दिए हैं उसका 100% ब्याज भी हो गया, तो दुगना ना हो जाएगा पैसा, तो 100% ब्याज मिलेगा। अब देखिए ब्याज का दर अगर 5% है, एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, तो कैसा इसको रखना पड़ेगा तो दुगना हो जाएगा। तो बोले कि 5% रखता है तो 20 साल अगर रखेगा कंटिन्यू तो 20 × 25 100, मतलब 100% ब्याज मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से देखना कि 12 वर्ष में दुगना होना चाहिए, तो दर क्या होगा, तो ट्रिक क्या लगाना है आपको हम बता रहे हैं अभी, एकदम आसान सा ट्रिक है, ऑप्शन से ही बना सकते हैं इसको, टेंशन नहीं लेना है। अगर ऑप्शन ए को हम लेकर चलते हैं तो ऑप्शन ए का अगर तोड़ेंगे तो 9 × 27, 27 × 28/3, ये हो गया दर, इतना परसेंट। अगर इतना परसेंट हमको 12 साल तक लेंगे तो इसमें हम 12 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 कटेगा, क्या 28 चौका 100% होगा। ब्याज दुगना होने का मतलब होता है स्वयं की दुगनी होने का, धनराशि दुगना होने का, धनराशि दुगना होने का मतलब होता है कि 100% आना चाहिए ब्याज। तो क्या इससे 100% होगा, तो बोले लेकिन इससे 100% ना होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलती। अब इसको चेक कीजिए, 9 × 27 = 29/3 अब गुने 12, क्या इससे आएगा, तो बोले कि ना इससे भी नहीं आएगा। अब इसको चेक कीजिए, 8 × 24 = 26/2 3 गुने 12, क्या इससे आएगा 100%, ना इससे भी नहीं आएगा, 4 मरतबा जब काटिएगा तो जब इससे भी नहीं आया तो इसका मतलब कि लास्ट वाला सही है, तो 8.1/3% है, मतलब ये 25/3% है। अब गुने 12 से करेंगे तो 3 चौके 12 कटेगा, मतलब कि यहाँ पे 100% ब्याज मिल जाएगा। तो जहाँ पे 100% ब्याज मिल गया वहीं पे फिर उसका दोगुना धन हो गया, तो इस दर से मिलेगा 100%, ये हो गया सही जवाब। बाकी से 100% से ज़्यादा आ रहा है, ये हो गया गलत जवाब, तो ऑप्शन सी बना देंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। दिया गया है कि 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1 और 4 है, अगर रेशियो का अनुपात R1 और R2 1/4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात जब भी पूछेगा तो बस एक ही काम करना है कि दोनों के स्क्वायर कर देना है। इसका मतलब 1 में हो जाएगा 16, मतलब 1/16। समझ गए। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कहिएगा तो अगला वीडियो में बहुत अच्छी तरीक़ा से डिटेल में बता दूंगा। तो आशा है कि समझ गए होंगे कि जब त्रिज्या का अनुपात दे लेगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर कर देना, वही इसका अनुपात होगा। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है भाई साहब, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही जवाब। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। लिखा गया है कि एक लड़के ने ₹3 में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीद लिया, खरीदता कितना से, ₹3 में 15 को, लेकिन जब बेचने का बारी आएगा तो सभी चॉकलेट को ₹2 में 3 की दर से बेच देता है। तो लाभ या हानि हुआ ये ज्ञात करना है आपको प्रतिशत में। जब भी ऐसा प्रश्न है ना तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है और एक ही ट्रिक याद रखना है कि पहले खरीदता है उसको लिख लेना है। तो ₹3 में क्या वो खरीदता है, तब 15 चॉकलेट खरीदता है, 15 चॉकलेट खरीदता है, शॉर्टकट में लिखे चॉकलेट। और बेचने का जब बारी आता है तो ₹2 में वो कै को बेचता है, तो बोलेगा कि ₹2 में वह 3 चॉकलेट बेचता है। यह क्या है, तो बोलेगा कि यह CP है और यह SP है। खरीदते समय ₹3 में 15 को खरीदेगा बंदा, आज जब बेचना होगा तो ₹2 में 3 को बेचेगा। तो सोचने वाली बात है, हम क्या करते हैं ना कि 15 को चॉकलेट यदि खरीदा है तो 15 को ना बेचेगा, तो 15 को चॉकलेट खरीदा है या 15 को बेचेगा, तो यहाँ पे तो 3 चॉकलेट है, तो हम यहाँ पे इसको 15 बना देंगे। 15 बनाने के लिए कैसे गुना, तो बोलेगा 5 से गुना, तो 5 से गुना इधर भी कर दीजिए।
जब इधर 5 से गुना कर दीजिएगा तो यह कितना आएगा, फाइनली आ जाएगा ₹10 में 15 चॉकलेट यह बेच देगा। अब आप खुद बताइए कि 15 को चॉकलेट जब खरीदना था तो 3 रुपया में खरीद लिया, अब 15 चॉकलेट जब बेचना है तो 10 रुपया में बेच दिया, तो कितना का फायदा हुआ? तो बोले कि अच्छा 3 में खरीदा 10 में बेच दिया, 7 का फायदा हुआ। तो 7 का फायदा हुआ तो 7 लिखे ऊपर, और 7 का फायदा किस पर हुआ? तो ऑलवेज सीपी पर फायदा होता है। तो सीपी कै रुपया खर्चा कर रहा है? 3 रुपया। तो 7 का फायदा हुआ 3 पर, आप प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, मतलब 100% से। अब इसको कटिंग कुटिंग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो काटिएगा इसको तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो इसको गुना करेंगे तो 300/7% आ जाएगा। और जब डिवाइड करेंगे ना तो 233.1/3% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? लाभ में होना चाहिए। तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन बी में भी बात वही है, लेकिन यहाँ पे लाभ के बदला उन्हें हानि दिले है। ये तो हो रहा है लाभ, तो लाभ वाला हो गया आंसर। आशा है कि समझ गए होंगे। ट्रिक क्या अपनाना है कि जितना चॉकलेट खरीदेगा उतना ही चॉकलेट बेचेगा, सामान को वस्तु को सेम कर देना है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई क्रमशः 48, 56 और 72 मीटर है। मतलब आपके पास 3 लाठी है। कै गो लाठी है? 3 गो। तो वह सबसे संभावित लंबाई ज्ञात करना है जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतः मापा जा सकता है। कहने का मतलब कि आपके पास लाठी है कै गो? 3 गो। एगो ऐसा है, एगो ऐसा है, एगो ऐसा है। अभी तीनों को नापना है, ऐसा नपना आपको बनाना है कि तीनों इसी से नपा जाए, एकदम छोटे पर नहीं होना चाहिए नपना के। तो जब भी बोलेगा कि संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे मापा जा सके, तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप ऑलवेज HCF निकालने का यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी बोलेगा संभावित माप निकालना है तो HCF, और लट नापना रहेगा तो HCF निकालते हैं। तो कितना कितना का HCF? तो 48 का, 56 का और 72 का। अब इसका HCF यदि आपको ज्ञात नहीं करने आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से बना देंगे। अज्ञात करने भी आता है तो ज्ञात नहीं करना है, ऑप्शन से बना देंगे। देखिए HCF का मतलब क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म आपको पता है ना कि हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हाईएस्ट नंबर चुनना है, ऐसा हाईएस्ट नंबर चुनना है जिसका पहाड़ा में 48 भी आ जाएगा, 56 भी आ जाएगा, 72 भी आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं 11, तो क्या 11 के पहाड़ा में लगेगा? बोलेगा कि नहीं लगेगा। जब पहले बार में नहीं लगा तो मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये हो गया ऑप्शन गलत। बी लेकर चलते हैं 7, क्या 7 के पहाड़ा में पहला वाला आ जाएगा? तो बोलेगा कि नहीं, वो नहीं आएगा। इसका मतलब 7 भी गलत है, इसको भी मिटा देंगे, ये भी गलत। 9 को लेकर चलते हैं जी, 9 के पहाड़ा में आ जाएगा? बोले कि नहीं, 9 के पहाड़ा में नहीं आएगा, नहीं तो ये भी गलत है। क्या 8 के पहाड़ा में आ जाएगा? तो बोले कि हाँ 8 के पहाड़ा में आ जाएगा, इहो आ जाएगा 8 के पहाड़ा में, इहो आ जाएगा। तीनों का तीनों एक ही पहाड़ा में आना चाहिए और अधिक से अधिक पहाड़ा में आना चाहिए। तो 8 हो गया इसका सही जवाब। अब कोई भाई साहब के दिमाग में यह बात भी आ गया होगा तो ऐसा काहे नहीं हो सकता है, ये तो चारों के पहाड़ा में आ जाएगा सब, चारों के पहाड़ा में 8 का लेंगे, चारों के पहाड़ा में आ सकता है। तो 4 के पहाड़ा में तो आ जाएगा, ये बात हम समझे, लेकिन HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब सबसे अधिक पहाड़ा खोजना है। तो सबसे अधिक 8 हुआ, 8 से आगे इसमें कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 3 आ जाएगा। समझ गए? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, लिखा गया है 71,624 में 7 का स्थानीय मान। इनमें कुछ करना है, 7 लिख दीजिए, एक आगे कै गो अंक है? तो बोलिएगा कि 4 अंक। 4 अंक का मतलब हुआ कि 4 गो 0 चिपका दीजिए, आंसर हो गया। जहां बैठा होगा वही आंसर होगा। कहाँ दिले भाई साहब? बोलेगा इसमें दिले, हो गया। स्थानीय मान का मतलब जिसका पूछता है उसको लिख दीजिए, जितना आगे अंक है उतना 0 दे दीजिए, इतना ही करना है। अगला देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुना है। मतलब अगर हम लड़का लड़की की संख्या का बात करें ना, ये रहा लड़का और ये रहा लड़के। देखिए लिखा गया लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुनी है। मतलब लड़का अगर ये गो रहेगा तो इस क्या गो रहेगी? 7 गो। तो जब ये रहेगा 7 रहेगा तो अनुपात में बदलेंगे तो 1x तो 7x, अनुपात में चेंज कर लेंगे तो x लगा लेंगे। अब दोनों को मिला लेंगे तो छात्र बन जाएगा। तो छात्र कितना होगा? तो बोलेगा कि दोनों के मिलाकर छात्र बोलेंगे, लड़कों को और लड़कियों के। तो छात्र हो गया 8x, 1x और 7x, 8x। आप यहाँ इसको 1 नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना।
इसको x तो इसको 7x। तो पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती है। मतलब ऐसा कौन ऐसा संख्या है जो कक्षा में बच्चों को निरूपित नहीं कर सकता है। तो देखिए अगर अनुपात में जोड़ेंगे तो 7 आएगा 8x। अब x का मान जब आप निकाल लीजिएगा तो जो भी होना चाहिए वो 8 के पहाड़े में होगा। अगर x के मान 1 आएगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। x का मान रखते जाएंगे 8 के पहाड़े में आते जाएगा। तो कौन ऐसा चीज़ है जो निरूपित नहीं कर सकती है, मतलब कि 8 के पहाड़े में नहीं आ सकता है। तो 8 के पहाड़े में तो ई आ जाएगा। ई आएगा क्या, तो बोला कि ई नहीं आएगा, मतलब सही जवाब ई तो आ जाएगा ना, तो गलत जवाब इहो आ जाएगा। 8 के पहाड़े में इहो आ जाएगा। निरूपित कर सकता है तो तीनों में से कोई एक के आंसर होता, कोई एक के कटने वाला तो 8 के पहाड़े में। निरूपित नहीं कर सकता है इसका मतलब कि नहीं कटने वाला आंसर होगा। समझ गए होंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या करना है कि 3 + 12 + 17 डॉट 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 प्लस 3n का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे इसको, तो इसको बनाने के लिए ना आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए। जो स्क्वायर का जोड़ होता है ना उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि 12 के बाद 17 नहीं बल्कि 27 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 27। बुक में सुधार लीजिएगा, अगर आपके पास तो बुक होगा तो ये 17 के जगह पे 27 होना चाहिए था। जब ये 27 हो जाएगा तो यह क्वेश्चन बन जाएगा 3 + 12 + 27 प्लस डॉट 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 प्लस 3n का होल स्क्वायर। अब इसका मान निकालना है तो आपको क्या करना है कि इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए। जब आप 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, मतलब 9 तिहाई 27, 3 27 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ से n स्क्वायर सिर्फ बच जाएगा। और आपको पता है कि 1 4 9 के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, तो बोलिए कि 1 4 9 के बदले में 1 का स्क्वायर, 4 के बदले में 2 का स्क्वायर और 9 के बदले में 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। n का स्क्वायर का मतलब कि आप जितना तक जाइए 5 तक जाइए तो 5 का स्क्वायर। अब इसको कैसे हल करेंगे जी, तो यहाँ 3 लिख दीजिए और इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड होता है 6। ये होता है इतना का फार्मूला। जब इतना फार्मूला आप लिख लेंगे तो क्या कीजिएगा, यहाँ से इसको आपस में गुना कर दीजिए। और जब गुना कर दिएगा तो इसे कर जाएगा 3 दूना 6। तो n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड 2 किस ऑप्शन में है, तो बोलिएगा कि इसमें है। ये हो गया सही जवाब। तो लगातार वर्गों का जो योग होता है ना, लगातार वर्गों का योग, इसका फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है। जब 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड 6। बस ये याद रखना था, इसी के सहायता से इसको बना लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसका हल करना भी बहुत आसान है। क्या करना है कि जब इस प्रकार का प्रश्न दिया गया हो तो आपको पूरा का पूरा हल नहीं करना है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे हल करना है। इसे इस सब के बटा में 1 लिख देंगे आप, इतना बात आप कर ही सकते हैं। बाई 1 कर दीजिएगा, सबके बाई 1 कर दीजिएगा। जब सबको बाई 1 कर दीजिएगा तो सबका एलसीएम लीजिएगा, तो पहला का एलसीएम हो जाएगा x + 1 और ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर x + 1 और माइनस हो जाएगा 1। यहाँ तक समझ गए। इस प्रकार से फिर इसको गुना कीजिएगा, फिर इसका एलसीएम हो जाएगा x + 2 और फिर यहाँ हो जाएगा x + 2 और माइनस हो जाएगा 1। फिर गुना कीजिएगा, फिर एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x + 3 और ये हो जाएगा x + 3 माइनस 1 और इसी प्रकार से चलते रहेगा। और फिर ये हो जाएगा 2x इसका एलसीएम और ये हो जाएगा 2x - 1। जब ऐसा आप कर लीजिएगा तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि x + 2 - 1 है, तो इसको हम काट के x + 1 लिख सकते हैं। हल करके इसको हम x + 2 लिख सकते हैं कि नहीं। जब इतना बात आप जान जाइएगा, देख लीजिएगा, तो आपको दिमाग में चलेगा कि हम ऐसा तो कर सकते हैं जी, x + 1 से इसको काट सकते हैं, फिर एकरा से एकरा काट देंगे। इस प्रकार से कटते चल जाएगा। जब कटते चल जाएगा तो अंतिम में यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। तो ऊपर में यहाँ पे क्या बचेगा, तो ऊपर में यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे नीचे में बचेगा 2x, यही ना बचेगा। तो यहाँ से x से x कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा 1/2। इसका आंसर हो गया 1/2। इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे ही करना है, बस एनालिसिस करना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। लास्ट में कटेगा ही, आप ठीक से अगर इसको हल करेंगे तो ये कट जाता है। तो ऊपर वाला इधर बचता है और नीचे वाला यहाँ बचता है। इसको बटा में कर देना, आंसर आपका निकल जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न ज्योमेट्री से है।
आपको डरना नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, डरना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सेट में दिया गया है ताकि आप पेशेंस के साथ इसको पढ़िए। लिखा गया है कि एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के माप 4a और 3a है। यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है तो समानांतर भुजा के किसी एक विकर्ण का मान इनमें से किसके बराबर होगा। मतलब विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक ना। तो समानांतर भुजा बोला है चतुर्भुज का, ये समानांतर चतुर्भुज इसे बनाते हैं। ये रहा आपका समानांतर चतुर्भुज। जब इसको चतुर्भुज बना लेंगे, जब समानांतर चतुर्भुज बनाना है, ये रहा आपका समानांतर चतुर्भुज, ऐसे बना लीजिएगा। समानांतर चतुर्भुज बनाने के बाद आपको जो चीज लिखा गया उसको आप लिख लीजिए। लिखा गया है कि इसके आसन्न भुजाओं का योग 4a और 3a है। तो आसन्न भुजा अगर इसको हम 4a मान के चलते हैं तो इसको 3a मान के चलेंगे। और आपको हम बता दें कि इसको बनाने के लिए a और a लिखने का जरूरत नहीं है, इसको a और a को मिटा देते हैं और डायरेक्ट आप 4 और 3 लिख सकते हैं, ठीक ना। डायरेक्ट आप कितना लिख सकते हैं, 4 और 3। और नहीं अगर आपको मन है तो a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर चतुर्भुज का हम नाम रखें तो A B C और D नाम रखेंगे। इसमें से ये दोनों जो भुजा है आसन भुजा, इसके बीच का कोण दिया गया है कितना, 60 डिग्री। देखिए लिखा गया है बीच का कोण 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दिए। अब इसका विकर्ण बताना है, कोई एक विकर्ण, ये विकर्ण टान दिए। मतलब AC के मान आपको बताना है कि AC के मान इनमें से क्या होगा। तो इसके लिए हम एक ट्रिक का यूज करेंगे और वो ट्रिक लाजवाब ट्रिक है, कहीं भी लग जाएगा और आप लगा सकते हैं और बिना कुछ किए हुए फार्मूला दिए हुए आप बना सकते हैं। ट्रिक क्या है कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न समांतर चतुर्भुज वाला 60 डिग्री वाला, तो विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम छोटा वाला भुजा लेंगे, इसको लेंगे ना, हम a के साथ नहीं लेंगे, बिना a के लेंगे। तो अगर हम छोटा वाला भुजा 4 लिखते हैं तो 4 के स्क्वायर करेंगे, हम माइनस कर देंगे 3, a नहीं लिखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे 3। और दूसरा अगर हम 3 लेते हैं तो 3 के स्क्वायर करेंगे और प्लस कर देंगे 4। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जब इसको आप हल करेंगे तो 4 के स्क्वायर 16, 16 में 3 गया 13, 3 के स्क्वायर 9 और 4 13, दोनों में 13 आया। ऐसे में लगा देंगे जो AIX कुछ भी लगा, XYZ ABCD, इसमें ये लगा दीजिए और इस पर रूट अंडर चढ़ा दीजिए। जब इस पर रूट अंडर आप चढ़ा दीजिएगा तो ऑप्शन में देखिए कि कहाँ पे ये दिया गया है, तो बोलिएगा कि ये ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ सही जवाब। समझ गया ट्रिक कि बड़ का लेंगे तो स्क्वायर करके छोटका घटा देंगे, छोटका लेंगे तो स्क्वायर करके बड़का को जोड़ देंगे, जो आएगा उसमें XYZ जो भी लिखा रहेगा लिख देना है, रूट अंडर चढ़ा देना है, वही उसका सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल लिखा गया है कि B द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए समय के 3/4 भाग में A उसी काम के आधे हिस्से को करेगा। मतलब कि B द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगेगा ना, समय के 3/4 भाग में A उसी कार्य के आधा हिस्सा को पूरा करता है। मतलब कि जितना काम B करेगा ओकर 3/4 टाइम लेगा ये, काम आधे करेगा। यदि दोनों को मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन लगते हैं तो B को अकेला उसी कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो हमको कार्य भी पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका हम क्षमता निकाल लेते हैं, इसका क्षमता क्या होता है ऐसे। तो आपको पता है अगर टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे तो क्षमता बराबर क्या होगा, तो क्षमता बराबर होता है कार्य बटा में समय। अब बोलेगा कि क्या हुआ, देखिए हमारे पास काम करने का कितना कैपेसिटी है उसको हम काम और समय के अनुसार से माप लेते हैं। जैसे अगर 1000 ईंटा दूरा पर गिराया हुआ है, 1000 ईंट गिर गया दूरा पे, अब इसको उठा के आपको छत पे रखना है। अगर आप इसको 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं, 5 दिन लिए और 5 दिन में उठा के आप रख दिए, ए मान लेते ए है जो 5 दिन में रख देगा, बी आएगा और बी 2 दिन में रख देगा छत पे। इसका मतलब हुआ कि जो आदमी कम टाइम लेगा उसको कार्य करने का क्षमता ज़्यादा है। कैसे, अगर 1000 ईंटा है 5 दिन लगाएगा, इसका मतलब हुआ कि 200 ईंटा डेली ढो रहा है। कितना ढो रहा है, 200 ईंटा। कार्य करने का क्षमता 200 ईंटा का है। अगर बी आया 2 दिन में ढो दिया, इसका मतलब इसको कार्य करने का क्षमता 500 ईंटा का है। तो यहाँ सब देखिए, क्षमता निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, क्षमता निकालने के लिए तो आप यही नहीं कीजिएगा कि जो काम रहेगा 1000 और डिवाइड कर देंगे जितना हम दिन काम किए हैं, तो देखिए आ जाता है क्षमता 200। तो आपको पता चल गया कि क्षमता बराबर क्या होगा,
कार्य बटे समय। जब इतना बात यदि आप जान गए तो आप आसान तरीका से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा देखिए, आपको लिखना है 2-3 बात। यहाँ पे लिखना है कार्य, यहाँ पे लिखना है समय, और यहाँ पे लिखना है क्षमता। उसके बाद ए और बी का चर्चा किया गया था, आप किसी को भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखा गया कि बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए समय के 3/4 भाग ए में उसी कार्य को लेता है। मतलब कि बी जो भी टाइम लेगा, जो भी कार्य करेगा, उसका 3/4 भाग ही लेगा ए और आधा काम करेगा। तो मान लेते हैं कि बी एक काम करता है, समय भी 1 दिन का लेगा, और एक काम 1 दिन में कर दिया, इसका मतलब उसका क्षमता कितना हो गया? तो बोलिए कि 1 हो गया। लेकिन बी ए के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? ए जो बोला, ए के बारे में बोला गया है कि जो बी काम करेगा उसका आधा काम ही करेगा ये। तो एक काम कर रहा है तो 1/2 काम करेगा, और जितना समय ले रहा है उसका 3/4 भाग ही लेगा समय। कितना लेगा? 3/4 भाग। और जब 3/4 भाग समय लेगा तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा? तभी हम आपको बताए हैं कि क्षमता बराबर कार्य बटा में समय। तो कार्य बटा में समय अगर करेंगे तो 1/2 को आप 3/4 से भाग करेंगे ही ना करेंगे। तो सोचिए कि 3/4 हम कहाँ निकाले जी? हम क्या करते हैं कि इसको 4 मान लेते हैं, इसको भी 4 मान लेते हैं। 4 को काम है, 4 दिन का समय लिया, इसका मतलब फिर भी इसको क्षमता क्या आएगा? तो यहाँ से देखिए, एक कार्य आधा करेगा, इसका मतलब कि 2 कार्य कर दिया, अब बटा खत्म। यहाँ 4 का 3/4 टाइम लेगा, इसका मतलब कितना टाइम लिया? तो बोलेगा कि 3 टाइम लिया, मतलब ये 3 लेगा टाइम। अब यहाँ से क्षमता निकालना है, तो क्षमता बराबर क्या है? कार्य बटा समय। तो कार्य बटा समय, 2 को 3 से भाग करेंगे, मतलब 2/3 इसका क्षमता हो जाएगा। डायरेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों का क्षमता, एक का क्षमता 1 है, एक का क्षमता 2/3 है। तो दोनों को क्षमता को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर, यदि दोनों मिलकर 12 दिन तक कार्य में लगते हैं, तो दोनों मिलकर अपना अपना क्षमता से काम करेगा 12 दिन तक, उससे काम निकल जाएगा टोटल काम। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दोनों के क्षमता को ऐड करेंगे, तो क्षमता को ऐड कीजिए, तो 1 + 2/3, यह क्षमता आ जाएगा कितना? 3 एकम 3 2 5/3। अब इसका क्षमता है 5/3 दोनों को मिलाकर। अब 12 दिन तक लगातार काम करेगा, इसका मतलब है कि कुल काम इतना रहा होगा। काम की बात करें तो 3 चौके 12, मतलब कितना काम रहा होगा? तो बोलिए कि 20 काम रहा होगा। लेकिन बोला गया कि 20 काम को बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो काम 20 को है, काम 20 को है, इस बी का जो कार्य क्षमता 1 काम डेली करने का है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 काम को 20 दिन में करेगा। तो यह किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आप थोड़ा धैर्य से देखिए, आप सीख जाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप इसको भी ट्रिक से बना सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा गया है कि वरुण और अनिल की आय का अनुपात, ये रहा वरुण और ये रहा अनिल। इसका अगर आय की हम बात करें तो आय का अनुपात दिया गया है 12:13। समझे? मतलब 12x हो जाएगा तो 13x हो जाएगा। और खर्च का अनुपात दिया गया है, व्यय मतलब होता है खर्च, और इसका अनुपात दिया गया है 10:13। ये 10x तो 13x। यदि वरुण और अनिल की क्रमशः 2100 और 1300 की बचत करते हैं तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आपके पास बहुत सारा मेथड होगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट तरीके से बता दूंगा ऑप्शन से कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। देखिए यहाँ पे क्या निकालने के लिए कहा है? तो बोलिए कि इसका आय ज्ञात करने के लिए कहा है ना, और आय का अनुपात दिले तो बोले हाँ 12x और 13x दिल है। ये ऑप्शन में से कोई ना कोई इसका आय होगा। तो मान लेते हैं कि इसका ये सही जवाब है। अगर ये सही जवाब है, एक आय अगर 4500 है या इसका 3500 है, तो दोनों को अगर हम अनुपात में काटेंगे तो 12 और 13 आना चाहिए। तो काट के देखिए क्या 12 और 13 आता है? तो 00 से 00, 5 के पारा में 9, 5 के पारा में 7। तो ये बोला है कि दोनों के आय का अनुपात 12-13 है और यहाँ से 9-7 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत जवाब है। इसी प्रकार चेक करेंगे तो लगभग यह भी गलत चला जाएगा क्या? चलिए चेक ही कर लेते हैं। जब इसको आप चेक करेंगे तो चेक कीजिए इसको, तो यहाँ से आप 0 से 0 काट लेंगे, 12 और 13 आना चाहिए, अनुपाती बात ध्यान में रखेंगे। अब देखिए 660 है 715 क्या के पारा में आएगा?
तो बोलेगा कि इसको 5 के पारा में काट लेते हैं। तो 5 के पारा में 5 से कम 5, 5 तिहाई 15 और 5 गुना 10 132। और 5 के पारा में 5 से कम 5, 2 1 5 का 20, 5 तिहाई 15 143। अब यहाँ से एक बार इसको आप और भी काट सकते हैं। जब इसको काटिएगा तो 11 के पारा में 12 मरतबे कटेगा, 11 के पारा में 13 मरतबे कटेगा। यह आ गया 12:13। तो इस ऑप्शन से आ गया 12:13। इसका मतलब है कि सही जवाब है, यही इसका इनकम है। बस कोई मेथड नहीं लगाना, आसानी से बना देना है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसको आप हल कर सकते एकदम चुटकी में। कैसे हल कीजिएगा? तो लिखा गया 3 √0.0009 प्लस 4 बटा में √0.0016। अब आपको पता है कि 3 का 3 लिखेंगे ऊपर। अगर सिर्फ 9 रहता तो रूट अंडर में आप कितना निकालते हैं? कहिएगा कि 3 निकालते बाहर, तो 3 बाहर निकल गया। 0 भी है, मतलब एक 0 भी निकलेगा, दशमलव मतलब 0.3 प्लस इसी प्रकार ये निकलेगा 0.4। अब इसको अगर हम हल करने के लिए बोले तो आप क्या कीजिएगा? दशमलव हटाइएगा। जब इसको दशमलव हटाइएगा तो ऊपर गुना में 100 लिखिएगा, यहाँ पर ही इधर दशमलव हटाइएगा तो इधर भी गुना में 100 लिखिएगा। इतना करने के बाद आप काट दीजिए। जब काट दीजिएगा तो इसी कट जाएगा तो 100 यहाँ भी बच गया, 4 से 4 कट जाएगा तो 100 यहाँ भी बच गया। जोड़ दीजिए आपस में, कितना आ गया? 200। सही जवाब 200। क्या करना है? इससे कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बशर्ते आपको धैर्य से इसको सीखना है, पढ़ना है, कंटिन्यू बने रहना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसको भी चाहते हो आप बना सकते हैं सेकेंडों में, लेकिन कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। घबराना नहीं है। 35 क्वेश्चन है, बहुत धैर्य से पढ़िए, क्योंकि 35 क्वेश्चन यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं तो परीक्षा बना कैसे सकते हैं? धैर्य से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए अभी से, ठीक ना, ताकि परीक्षा में आप सफल हो पाएँ। घबराना नहीं है। हाँ, दिक्कत है तो 10 क्वेश्चन पढ़िए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर 10 क्वेश्चन पढ़िए, फिर रेस्ट लीजिए, अगला दिन से 12 क्वेश्चन पढ़िए, रेस्ट लीजिए, 15 क्वेश्चन पढ़िए, रेस्ट लीजिए, और इस प्रकार करते करते आप बिना रेस्ट के 35 का 35 क्वेश्चन पढ़िए, और बिना रेस्ट का 35 का 35 बना के आइए वहाँ से, तभी सफलता मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और इनका गुणनफल 768 है। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखिए अनुपात 6:8 है, और आपको पता है कि जब भी अनुपात में होता है तो वह x के साथ होता है, मतलब 6x तो 8x। कोई दिक्कत नहीं? तो बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं। दोनों का गुणनफल करेंगे तो 768 आएगा। तो यहाँ से सोचिए कि अपना से यदि गुणनफल करेंगे तो बराबर करेंगे तो इतना होना चाहिए, दोनों तो गुणनफल है। इसको जब आप गुना करेंगे तो 6 8 48 x² आएगा, बराबर में 768 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहिए कि 48 के पारा में हमको काटने नहीं आता है, तो क्या दिक्कत है? 48 के पारा नहीं आता है तो इसको 2 भाग ऐसे में तोड़िए जहाँ से आपको पहाड़ आता है। तो बोलेगा अच्छा सर हम समझ गए, इसको हम 4 गुने 12 x² लिख सकते हैं 768। अब आपको इतना तो आता होगा काटने, तो काट लीजिए। और आपको पहले 4 के पारा थे तो 4 के पारा में काटिए। 4 के पारा में काटिएगा तो 4 एकम 4, 3 6, 4 9 36, 4 दूना 8, 192 आ जाएगा। अब 12 के पहाड़ा में काटिए। जब इसका 12 के पहाड़ा में काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 7 2 12, 12 6 72, यहाँ 6 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया? तो यहाँ से आ गया x² बराबर 16। यहाँ से x का मान आ जाएगा √16। इसका मतलब हो गया कि 4। जब x का मान 4 आ गया तो पूछा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या क्या मान है? 6x। इसका मतलब हुआ कि 6 गुने 4 मतलब 24। ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट जवाब। क्या करना था? कुछ करना है? ये सब तो इतना हम समझाने के लिए आप लिखे हैं। आप तो डायरेक्ट यहीं से आ सकते हैं, इस मुद्दा पे आइए, काट दीजिए, x का मान आएगा डाल दीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बहुत आसान सा सवाल है, एज का क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। लिखा गया कि शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। मतलब इनने बाबू शिव हैं और इनने है दिलीप। अगर एक हम वर्तमान की आयु का बात करें तो इसका अनुपात कितना दिया गया है? तो वर्तमान की आयु का अनुपात है 9:10। आपको पता है कि अनुपात ऐसे नहीं रहता है, इसमें x लगाते हैं तो x लगा दीजिए। 11 वर्ष बाद, तो वर्तमान से जब हम 11 साल बाद जाएंगे तो हम भविष्य में चल जाएंगे, तो भविष्य में इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 11 साल बाद भविष्य में इसका भविष्य में अनुपात हो जाएगा 10:11।
तो आपको यह बात भी पता है कि फिर से हम अनुपात को x में लिख देंगे। जब इतना बात आप कर देंगे तब आपसे हम पूछेंगे कि पहले ही प्रेजेंट में 9x था, अब 10x हो गया, कितना बढ़ गया? बोलेगा कि x बढ़ गया। कितना बढ़ गया? x बढ़ गया। दोनों सेम में बढ़ता है और सेम बढ़ना ही चाहिए। जब ये x बढ़ गया है, लेकिन रियल में कई साल बाद बढ़ गया है, 11 साल बाद हो गया है, तो x का मान आ गया 11। पूछा क्या गया है? दिलीप कुमार की वर्तमान आयु। अब दिलीप कुमार की वर्तमान आयु निकालना है तो दिलीप का वर्तमान आयु कितना है? सॉरी, दिलीप का निकालना है तो दिलीप का निकालिए ना, शिव का हम गलत निकाल दिए। दिलीप का वर्तमान आयु कितना है? तो दिलीप का वर्तमान आयु की यदि हम बात करें तो दिलीप का वर्तमान आयु है 10x, इसका मतलब 10 गुने 11 मतलब 110 साल। क्या यहाँ पे 110 साल कहीं ऑप्शन में दिखता है? तो बोलेगा कि हाँ दिखता है इस ऑप्शन में। यही ना बोला है कि शिव कुमार और दिलीप कुमार के वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसमें 10 रखिएगा, 11 रखिएगा तो 99 आ जाएगा, और इसमें 110 आ जाएगा। तो इसमें करना क्या है? बहुत आसान सवाल था, इसको बना लेंगे आप। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसको भी आप बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। लिखा गया है रविकांत 12.5 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों मिलाकर 40 किलोमीटर का दूरी तय करता है। और तय करने में लगा समय 7 घंटा है, तो उसने कितने घंटा साइकिल चलाई? अब इसको ऑप्शन में बताना है कि क्या घंटा चलाया। इसको आप ऑप्शन से उड़ा सकते हैं। बोलिए कैसे? तो देखिए, इधर लिखते हैं साइकिल, समझाने के लिए आपको ये सब लिखना नहीं है, और इधर लिखते हैं पैदल। अगर हम चाल की बात करें, इसका चाल की, तो साइकिल के चाल है 12.5 किलोमीटर पर आवर, और इसका चाल है 3 किलोमीटर पर आवर। और कुल समय कितना लेता है? तो 7 घंटा लेता है। अब कुल समय अगर 7 घंटा लेता है तो आप सोचिए कि कुल अगर 7 घंटा लेगा तो बोला गया है कि उसने कितने घंटे साइकिल चलाई। तो इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन सही होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि इसमें से कौन ऑप्शन सही है। अगर आप बोलते हैं कि ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए, तो अगर ऑप्शन ए सही होता है 5 घंटा इस साइकिल चलाएगा। तो अगर ये 5 घंटा इस साइकिल चलाया, साइकिल कितना चला रहा है? समय अगर ये 7 घंटा लेता है, अगर ये 5 घंटा साइकिल चलाता है तो 2 घंटा पैदल भी चलेगा, क्योंकि टोटल समय इसको 7 घंटा होना चाहिए। अगर ये 5 घंटा चलाएगा तो 12×5 60 किलोमीटर तो इसी हो जाएगा। लेकिन ये चल कितना रहा है? तो बोलिए कि अच्छा ये तो चल रहा है मात्र 40 किलोमीटर, तो 5 घंटा लेंगे तो ये गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हम नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन अगर बी को उठाएंगे तो 3 घंटा यहाँ होगा, तो यहाँ 4 घंटा होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 7 घंटा पूरना चाहिए। यहाँ लेंगे तो 12×3 = 36, तो सीधा सीधा हो गया, और 4×3 = 12, 36 12 हो जाता है 48, लेकिन चलता है 40 से, मतलब कि ये भी गलत हो जाएगा। अब यदि हम 2 घंटा लेते हैं इससे और 5 घंटा लेते हैं इससे, अब 2 घंटा चलेगा 12.5 के स्पीड से, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कितना चलेगा? यहाँ पे चलेगा 25 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर के रफ्तार से चलेगा 5 घंटा तक चलेगा, तो यहाँ चलेगा 15 किलोमीटर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो जब 40 आ गया, इसका मतलब है कि ऑप्शन यही सही है। इसको आप ऑप्शन से बना सकते हैं, मने बना लेते, इतना लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, बशर्ते आपको हम लिखे हैं समझाने के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 36, 28, 43, 56, 74, 45, 12 और x का औसत 45 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप बेसिक से ही बना सकते हैं, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन में ट्रिक लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसको बेसिक से आप कैसे बनाते हैं कि औसत निकालने का मतलब होता है सबको आपस में जोड़ना। जब इसको आप जोड़ेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे 56 + 74 + 65 + 12, और एक संख्या x भी है, और इस सबको जोड़ कर जितना रहता है उतना से भाग करते हैं। कै गो संख्या गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 से भाग करेंगे। और जब 8 से भाग करेंगे तो यह निकल जाता है औसत, जो कि औसत दिया गया है 45। अगर औसत अब 45 आ गया, इसका मतलब हुआ इसको यहाँ से आप कैसे हल करेंगे? सबको आप ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 2 5 7 7 4 11 11 6 17 3 20 8 28 6 34 के 4 हासिल 3 3 1 4 6 10 7 17 5 22 4 26 2 28 3 31 314 प्लस में x आ जाएगा,
ये 8 गुना में चल जाएगा 45 के, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 के, वहाँ से 4 8 चौक 32 4 36 360। यहाँ से जब आप x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 314, और घटाने पर आ जाएगा लगभग क्या, करेक्ट आंसर निकालिए, क्या आ जाएगा कितना, 10 में 4 गया 6 मतलब 46। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। एक का आंसर कितना हो गया 46, समझ गए। तो 46 आंसर आ गया, तो अब कुछ नहीं करना है, बस x का मान 46 आंसर मार के आगे निकलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या निकालना है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्रमशः देल है 16 मीटर स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। जब क्षेत्रफल दिया गया है और भुजा निकालना है तो करना कुछ नहीं है, बस इस पर रूट अंडर चढ़ा दिए, इसका ट्रिक निकल गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट ट्रिक लगाना है इस क्वेश्चन में, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे। जो क्षेत्रफल दिया गया है होगा ना, उसको हम रूट अंडर में लिख देंगे। इतना लिखने के बाद ये 4 निकलेगा और ये 6 निकलेगा। लगता है कटेगा, तो बोले कि हाँ कटेगा, किससे कटेगा। ये क्वेश्चन को बनाइए आप, देखिए कैसे बनेगा। बहुत आसान तरीका से इसको भी आप बना सकते हैं। लिखा गया है कि रुपया 30 से 50 की दर से आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का हानि हुआ, तो 20% लाभ कमाना है, तो 28 रुपया में उसको कितना आम बेचना चाहिए। बहुत छोटा सा सवाल है, करना कैसे है, एकदम डायरेक्ट ट्रिक अपनाना है। ट्रिक क्या रहेगा, इसको बेसिक ट्रिक सब एक ही है, इसका एकदम झटका बना देंगे। इसको कैसे बनाइएगा, देखिए लिखा गया है कि रुपया 30, रुपया को हमेशा ऊपर रखते हैं, रुपया को हमेशा ऊपर रखिए। रुपया 30 में कै खड़ी है, तो 50 गो, तो 50 आम नीचा रखिए। लेकिन ऐसा करने से रुपया 30 में 50 की दर से आम बेचने पर आपको क्या होता है, 10% का हानि जो होता है उसको 100 में से घटा लेंगे, तो 100 में से 10 घटा लेंगे तो हो गया 90। लेकिन हमको चाहिए क्या, 20% का लाभ जो चाहिए उसको ऊपर 100 में जोड़कर, इसका मतलब ऊपर में 120। अब इतना लिखने के बाद इसको आप कटिंग कुटिंग कीजिएगा तो 0 से 0 काट देंगे ना, और काटिएगा तो 3 के पहाड़ा में इसको 3 तिहाई 9 काट सकते हैं, 3 के पहाड़ा में 3 चौका 12। इतना काटने के बाद आपको नजर आएगा कि ऊपर में बचा 4 और नीचे में बचा कितना 5। ऊपर वाला ऑलवेज रुपया होगा, नीचे वाला आम की संख्या होगा, तो 4 रुपया में 5 को बेचना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन हमको ये थोड़ी पूछा है कि 4 में कै को बेचना पड़ेगा, हमको पूछा है कि 28 रुपये में कै को बेचना पड़ेगा। तो 4 रुपये में 5 को बेचेंगे तो 28 रुपये में कै को बेचेंगे, तो 28 पुराने के लिए इसमें 7 से गुना, तो इसमें भी 7 से गुना। जब गुना करेंगे तो 28 रुपया के कै को हो जाएगा 35 गो। इसका मतलब हुआ कि 28 रुपये में कितना बेचना चाहिए, तो बोलिएगा कि 28 रुपये में 35 बेचना चाहिए। आंसर हो गया डी। आशा है कि समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं समझोगे तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, अगली बार से हम बिल्कुल विशेष तरीका से आपको बना के समझाएंगे, बाद में ट्रिक से आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में वर्गमूल निकालना है, और इसको आप बहुत आसान तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसको डायरेक्ट लिखिए और डायरेक्ट वर्गमूल निकालिए। डायरेक्ट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं उसको पहले कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा देता हूँ, ठीक ना। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा तो ये दोनों बात, ये बात और ये बात दोनों जगह सेम है। जब दोनों जगह सेम रहेगा तो इसको हम मान लेते हैं कि यह ए लिखा गया है। अब इसमें देखिए आते ये बात और ये बात, ये दोनों जगह सेम है, इसका मतलब बी लिखा गया है। तब यहाँ से आप देख सकते हैं कि शॉर्टकट में यह ए के पावर 4 लिखल है माइनस बी के पावर 4, और डिवाइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ, यही ना दिया गया है। इसको आप क्या कीजिएगा, ए के पावर जब 4 रहता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर। ये सब बात आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए था, ठीक ना। लेकिन मैं एक बार सिखा देता हूँ ताकि अगली बार से आपको दिक्कत ना आएगा। और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इतना बात आप लिख लीजिएगा तो आप आराम से देखिए इसको झाँप के, कुछ रहेगा तो ए स्क्वायर और कुछ रहेगा तो बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर यह बैठ सकता है। जब ये बढ़ जाएगा तो एक बार ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक बार ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे में तो पहले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है। जब ऐसा आपको दिमाग में क्लिक करता तो आप क्या करते कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये काट देते, तो अंतिम में फाइनली क्या बचता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो ए का मान कितना है 3.1/4। तो 3.1/4 का मतलब है कि 4 × 12 के 13/4 इसका होल स्क्वायर। अब प्लस 4 × 12 1 प्लस में ही बचेगा ना, क्योंकि माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला ही बचेगा। प्लस 13/3 का होल स्क्वायर, और इसका निकालना है वर्गमूल। आप डायरेक्ट इतना लिखते अगर समझते तो। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे कि रूट अंडर इसको तोड़ के देखेंगे तो 169 आ जाएगा 13 के स्क्वायर, अब बटा में 416, प्लस आ जाएगा 169, अब बटा में 3 × 9। अब यहाँ से कहेंगे कि हमको समस्या है करने में, तो बोलेंगे क्या करने में, तो आप बोलेंगे कि इसको करने में हमको समस्या ये है कि इसका हम जोड़ घटाव कैसे करेंगे फटाफट। तो आसान तरीका से मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। सो देखिए करना क्या है कि जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो 16 9 का एलसीएम जानते हैं कि 16 × 9 144 होगा। अब इसको जब डायरेक्ट गुना करके हम एलसीएम लिखते हैं तो इसको हम ऐसे गुना करके यहाँ लिख सकते हैं, ठीक ना। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ लिखिएगा आप 169 × 9 प्लस इसको ऐसे गुना कीजिएगा तो 169 × 16। जब इतना बात आपको दिमाग में क्लिक करता तो आप क्या करते, जब इतना बात आप समझ जाते तो आप क्या करते, एक ही बार में इसका आंसर निकाल सकते थे कि दोनों में से 169 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 169 आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 9 प्लस में 16, मतलब डायरेक्ट हम लिख देते हैं 25। 169 × 25 हो गया, अब बटा में कितना 144। अब इसको वर्गमूल से बाहर आप निकालिए। 169 का वर्गमूल होता है 13, 25 का होता है 5, तो 13 × 5 इसका होता है 12। अब यहाँ से इसको आप काट सकते हैं या नहीं काट सकते, तो बोलिए कि नहीं काट सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 13 × 5 = 65 बटा में 12, इसको आप तोड़ेंगे पूर्णांक में तो 12 × 5 = 60 और 5/12, यही आपका क्या हो गया आंसर। और यह किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलिएगा कि ऑप्शन सी में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट अगर जाने हुए रहते ना तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। तो घबराना नहीं, सबका सब आपको समझ में आएगा, बशर्ते आप लगे रहिए। ये पहला सेट है इसलिए आपको कम समझ में आता होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, सारा कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे 2-3 सेट होते होते, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन लिखा गया कि पहली n प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, बस छोटा सा फॉर्मूला है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है ना, जैसे लगातार प्राकृतिक संख्या होगा तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n तक अगर रहेगा, इसका मतलब हुआ कि इसका फॉर्मूला होगा अंतिम, तो लिखेंगे अंतिम गुने अंतिम प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बस यही याद रखना है, ठीक ना। लास्ट इंटू लास्ट प्लस 1 डिवाइड 2, यह किस में दिख रहा है, तो बोलिए किस में दिख रहा है, ये हो गया सही जवाब, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपके प्रश्न, आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला सवाल। लिखा गया कि यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 214 मीटर स्क्वायर है, घन का मतलब समझते ना, जिसका आपस में सभी भुजा बराबर हो, और जो हम छक्का लूडो खेलते हैं लूडो का टाइप रहता है ना, लूडो उसको हम बोलते हैं घन, उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 214 मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन आपको पता है कि घन का जो आयतन होता है, फॉर्मूला आपको पता है घन का आयतन क्या होता है। सो अगर पता नहीं हुआ तो लिख लीजिए कि घन का आयतन होता है भुजा के होल क्यूब, ठीक ना। क्या होता है, भुजा के, भुजा नहीं भुजा के होल क्यूब। हमको भुजा तो पहले चाहिए तब तो उसका होल क्यूब करेंगे। तो ये लिखा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल 214 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा के होल स्क्वायर, और ये दिया गया 1014। इसको आप काटेंगे तो काट सकते हैं, तो काट दीजिए ना। 6 के पारा में 6 कम 6 4 1 बच जाएगा, 6 6 6 9 14। तो यहाँ से भुजा का होल स्क्वायर का मान कितना आ गया 169। जब इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट अंडर चढ़ा देंगे, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, तो भुजा का मान कहिए कि 13 आ गया। अब 13 आ गया, इसका मतलब कि इसका आयतन निकालना होगा तो 13 के क्यूब कर देंगे। 13 के क्यूब करने का मतलब हुआ कि पहले स्क्वायर कर दिए 169, गुना कर दिए 13 से। जब इसको आप आपस में गुना करेंगे ना तो यह आ जाएगा 2197। अब गुना करके देख सकते हैं, 13 के पारा नंबर तय पड़ेंगे, 13 नंबर 17 से 80 10, 13 6 78 आ 10, 78 आ 10 88 होता है, और 78 11 79, 89 के 89 8, 13 कम 13 9 21। मतलब गुना करने पर जब यहाँ से आप गुना करेंगे ना तो 13 के पारा 9 बार पढ़ेंगे, तो 13 नंबर 17 से 7 हासिल 11, 13 6 78 और 11 89 के 9 हासिल 8, 13 कम 13 और 8 21, 2197।
जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। रेस प्रेस दिखने के लिए हम इसको दोबारा लिख दिए हैं, आपको क्लियर तरीका से दिख रहा होगा, आशा है कि। और इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक स्टेप में ही बना सकते हैं। 1 से 2 स्टेप बहुत हो गया। देखिए कैसे बनाना है इसको। जब इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दे तो सबसे अंदर में देखेंगे कौन है और रेकरिंग किस पर है। तो सबसे पहले हम रेकरिंग वाला को हल करते हैं। तो रेकरिंग वाला ये है, तो रेकरिंग वाला को हल कीजिए तो 7 × 4 लिख लीजिए, तो 7 चौक इसका आंसर हो जाएगा 28। अब यहाँ से बचा कि 112 में आपको 28 से डिवाइड करना है। जब 112 में 28 से डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा कि 4 है इसका भाग पर। अब 25 में से 4 घटाना है, इसका मतलब कि कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब जब ब्रैकेट से बाहर 21 आएगा तब 37 में से 21 घटेगा तो 16 आ जाएगा, 16। अब 16 आ गया, इसका मतलब है कि अब 40 में से 16 घटेगा, तो 40 में से 16 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ तक हो गया 24। अब लिखा गया 144 डिवाइड और ये आ गया 24। ब्रैकेट होने वाला हो गया खत्म। ये ब्रैकेट था, ये खत्म हो गया क्योंकि इसके अंदर से आंसर निकल गया। अब 24 में 144 से भाग दीजिए, यानी कि 144 में 24 से भाग दिएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका आंसर हो गया 6। कुछ करना था इसमें, आसान तरीके से इसको भी आप बना सकते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसको भी आप बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। देखिए लिखा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, लेकिन उसी को अगर 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। जब भी ऐसा प्रश्न है तो आपको एलसीएम निकाल करके और जितना शेषफल बचना चाहिए उतना में 3 जोड़ दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप यही ना करेंगे कि 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपको कितना, 48। तो 48 में भाग लग जाएगा 8 से, 12 से, 16 से, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, लेकिन शेषफल 3 बचना चाहिए। जब शेषफल 3 बचना चाहिए तो इसमें 3 ऐड कर देंगे। तो 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51। अब 51 से भाग करेंगे तो सब में 3 बच जाएगा। 8 × 48 3 बच रहा है, 12 × 48 3 बचेगा, 16 × 48 3 बचेगा। लेकिन हम अगर 7 से भाग करेंगे तो भाग फल शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। तो क्या 51 में आप 7 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा, तो बोले हम बच जाएगा। तो 51 में अगर नहीं बचा, इसका मतलब हुआ कि हम 51 से आगे ढूंढेंगे। जब 51 से हम आगे ढूंढेंगे तो 48 + 3 हमेशा करना है। अगला जो होगा हम 96 + 3 भी ले सकते हैं, या इसको आप इतना दिमाग नहीं लगा कि डायरेक्ट आप इसको ऑप्शन से बना सकते हैं। और सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालना है ना, आप चाहेंगे तो ऐसे ही बना सकते थे। 96 + 3 मतलब इसको 99 करके देखते, 99 में 7 से भाग दीजिए, लग जाएगा तो लग जाएगा, लेकिन शेषफल बच जाएगा, नहीं होगा। 48 96 हो गया तो 48 अब 144 हो जाता है। फिर 3 ऐड करेंगे, 100 कितना हो जाएगा, 47। 7 से भाग दीजिए, लग जाएगा, तो बोले कि हाँ लग जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। इसका मतलब है 47 आंसर हो गया। लेकिन इससे पहले आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप ऑप्शन से बना सकते हैं, ठीक ना, इससे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो आप चुटकी में हल करके हमको बता सकते हैं कि कैसे बनेगा। इसमें कुछ करना है, 24 + 216 + 96। क्या करना था, इसमें करना कुछ नहीं है। 24 है तो इसको वर्गमूल से हम बाहर निकालेंगे ना, तो आपको पता है कि 24 के बदला में हम 4 × 6 लिख सकते हैं। हम उसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं जिसके वर्गमूल बाहर आ जाए। तो 4 × 6, 4 के बदला में 2 आ जाएगा। 216 के हमको पता है कि 6 × 6 होता है, जो बात पता है। बटा में 96 के बदला में हम 16 × 6 लिख सकते हैं। जब ऐसा आप लिख लीजिएगा तो देखिए इसमें से 4 बाहर आएगा। 4 बाहर आने का मतलब 2 बनेगा बाहर में, तो 2√6। 2 को 6 है तो एगो 6 बाहर आएगा, मतलब 6√6 हो जाएगा। इसमें 16 के बदला में बाहर कितना आएगा, 4, यह 4√6 हो जाएगा। अब देखिए सब √6 वाला है तो आपस में इसको हम जोड़ सकते हैं। जब आपस में आप इसको जोड़ सकते हैं, इसका मतलब 6 × 2 8√6, ये हो गया 8√6, और डिवाइड करेंगे ये हो गया 4√6। अब यहाँ से आपको पता है कि इसको आप आसान तरीका से काट सकते हैं। तो 8/4 इसका मतलब काट सकते हैं 2 मरतबे, जो कि आंसर हो गया 80। बहुत आसान सवाल था, समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं धराधर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं, उनके पाद और उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्रमशः 48 मीटर और 50 मीटर है। यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है तो बड़े खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है, इसको आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में फिगर बनने के लिए मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूं ताकि इसको आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे।
तो समझना जरूरी है, ठीक ना। और डायरेक्ट हम ट्रिक भी बता दें और आपको समझ में भी नहीं आए तो यह भी बहुत भारी दिक्कत है। एक छोटा और एक बड़ा खंभा ले लिए और बोलता है कि उनके पाद और शीर्ष, पाद का मतलब होता है जमीन से जमीन, तो पाद होता है जमीन से जमीन, तो पाद से पाद को मिला दिए, और शीर्ष का मतलब होता है इसका शीर्ष से इसका शीर्ष मिला दिए। दूरी क्रमशः 48 और 50 है, तो पहले पाद लिखा था तो पहले पाद की दूरी, पाद में शीर्ष लिखा है तो शीर्ष की दूरी। अगर इसको नाम रखने का मन है सब कॉर्नर के नाम रख लीजिए ABCD। अब यहाँ से आपको एक आइडिया लगाना है कि जब इस प्रकार के प्रश्न हो ना और कॉर्नर वाला बात हो तो यहाँ से आप मिला सकते हैं, ठीक ना। पाद और शीर्ष वाला बात हो तो यहाँ से यहाँ तक आप सीधा मिला लेंगे इसे डॉट डॉट से। जब यहाँ से यहाँ तक आप मिला लेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा और इसका नाम रख देंगे ई। अब यहाँ से आप जानते हैं कि छोटा खंभा की लंबाई 10 मीटर दिल है, तो मतलब यह सामने वाला 10 मीटर होगा। अगर यहाँ 48 है तो यह 48 से होगा। इतना बात आप समझ गए। आपको निकालना है AE। अब AE आप निकाल ही सकते हैं किस त्रिभुज में, अगर आप त्रिभुज ABE में चलेंगे, ABE में समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज ABE में चलेंगे तो AE बराबर क्या होगा, AE बराबर हो जाएगा रूट अंडर, आपको इतना बात पता होगा कि कर्ण के स्क्वायर में से हम आधार के स्क्वायर को घटा देते हैं, और घटाएंगे तो 50 का स्क्वायर होता है कितना, इसको आप A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ही बैठा सकते हैं। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, स्क्वायर करने का कोई जरूरत नहीं है। 50 प्लस 48 और इंटू 50 माइनस 48, ऐसे भी कर सकते हैं। 50 प्लस 48 हो गया 98, अब गुण हो गया 2, कितना हो गया 196, और 196 का वर्गमूल कितना होता है 14, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब ये आ गया 14, कितना आ गया 14। जब ये 14 आ गया तो बोला गया है कि बड़े खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो बड़ा खंभा कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से लेकर डी तक होगा। तो यहाँ तक पता है कि 10 मीटर है और यहाँ हो गया 14, तो दोनों को आपस में जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो बोलेगा 24। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, और इसको बताइए कि इसको आप कैसे बनाएंगे। इसको ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, पढ़ेंगे तो घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक ना। आप सोचते होंगे इसे हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं और बहुत कम सीख रहे हैं, तो अभी आपका शुरुआत है। आप कंटिन्यू 2-4 सेट कीजिए ना, आपका सारा मेथड और ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा। एक ही रंग का क्वेश्चन है सब सिलेबस में, ठीक है। और घबराना बिल्कुल नहीं, एकदम चलना है, बढ़िया से सिलेक्शन होगा, डोंट वरी, अच्छा से पढ़िए, ठीक ना। लिखा गया एक मिश्र धातु में 32% तांबा, 24% निकेल और शेष जो बच गया वो जस्ता है। तो 12 किलोग्राम अगर मिश्र धातु है तो कितना जस्ता मौजूद होगा। देखिए 12 किलोग्राम मिश्र धातु लेकर बनाइएगा और उसका 32% 24% निकालिएगा तो गलत हो जाएगा। मतलब गलत नहीं होगा, मेथड गलत हो जाएगा, इससे ना आप निकाल नहीं पाइएगा, एकदम दशमलव में फंस जाइएगा। इससे बेहतर है कि हम 100% लेकर मानते हैं। हम यह मान के चलते हैं कि जो मिश्र धातु है ना वह 100% होगा। कुछ भी होगा तो अपने आप में 100% मिश्र धातु होगा। ये हो गया मिश्र धातु। तो मिश्र धातु अगर अपने आप में 100% है, इस 100% में 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में, पहला भाग तांबा है तो तांबा लिखिए, दूसरा भाग क्या है निकेल है तो निकेल लिखिए, और उसके बाद क्या जो बच गया वह जस्ता है। अब कितना कितना परसेंट है, तो ये है 32%। तो 100% में सिर्फ 32% ही खुद है, उसके बाद जो है सिर्फ 24% है। आप सोचिए कि 100% में से 32 ये भी है 24 ये भी है, तो कुल मिला के 56 हो गया। तो इधर कितना बच जाएगा, तो 100 में से 56 घटा देंगे ना, इधर बच जाएगा 44%। अब आपको हम इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि 100% मिश्र धातु है, लेकिन रियल मिश्र धातु कितना, तो कहिएगा 12 kg। इसका मतलब हुआ कि 100% का मान 12 kg हुआ। हमको पूछा है कि कितना जस्ता मौजूद होगा, तो जस्ता तो 44% है, तो हम 44% का ही मान निकालेंगे। तो 44% बराबर आप यहाँ से निकाल लेंगे, 12 kg में आप डिवाइड करेंगे 100% से और गुना करेंगे 44% से। इतना करने के बाद आपको काटने कूटने बढ़िया से आता है, तो परसेंट से परसेंट काट दीजिए। 4 के पार आता है तो 25 मरतबे कर जाएगा, 4 से 11 मरतबे कर जाएगा। जब यहाँ तक यदि आप काट लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 12 को 11 से गुना कीजिएगा तो 132 आएगा, और 132 में आप डिवाइड किससे कीजिएगा तो बोलेगा 25 से। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा बताइए जल्दी। इसको डिवाइड करने पर यह आ जाएगा 25 के पारा में 5 मरतबे लगाइए तो 25 × 125, फिर दशमलव दीजिएगा। अब ऑप्शन से देखेंगे कि 5 दशमलव कुछ किस में आ रहा है,
यह कि 5 कुछ कुछ आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, मतलब ऑप्शन ए सही जवाब। ज़्यादा डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन से ही बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसको भी आप चाहे तो बना सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ना सिखाने के लिए। देखिए लिखा गया है, एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण 85% है और लड़कों का उत्तीर्ण 83% है। उस स्कूल के 10वीं कक्षा में सभी लड़का लड़की का उत्तीर्ण परसेंट हम निकालेंगे तो वह 83% आएगा, सॉरी 83.7% आएगा। तो पूछा गया कि उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का परसेंट क्या है। जब अलग अलग कोई चीज़ दिया गया हो और फिर दोनों के मिला के एक जगह दिया गया हो तो उसको हम एलिगेशन के थ्रू बनाते हैं। एलिगेशन एक मेथड है, ठीक ना। तो कैसे बनाते हैं जरा देखिए। ये लिखे बॉयज और ये लिखे गर्ल्स। इसमें बॉयज कितना पास है, तो बॉयज के बारे में बताया गया है कि पहले लिखा गया कि लड़कियों का औसत 85 है और लड़कों का 83 है। तो लड़का हो गया 83%, लड़की हो गया 85%। दोनों को मिलाकर अगर हम पास करवाते हैं तो दोनों हो गया 83.7%। दोनों को जब मिलाएंगे तो बीच में लिखेंगे। अब यहाँ से कम करना है कि इसको ऐसे घटा लीजिए। तो 85 में से अगर 83.7 घटाएंगे ये हो जाएगा 1.3। इधर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.7। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि दशमलव को हटा देंगे। जब दशमलव को हटा देंगे तो 13 बन गया 7। अनुपात दे देंगे तो अनुपात दे दीजिए 13x तो 7x। अब पूछा है कि लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो देखिए लड़की 7x है, लड़का 13x है। तो लड़की कितना है तो बोले कि 7x। कितना x में से 7x लड़की है तो बोले कि 13 7 20x, मतलब 20x छात्र जिसमें से 7x लड़की है। तो 7x है किस में से 20x में से। प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना। यहाँ से आपको काटने कूटने बढ़िया से आता है। ये काट दीजिए, इसे 20 5 100 काट दीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 7 5 35% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आसान था, घबराइए नहीं, आराम से पढ़िए, सबका सब आपको समझ में आएगा। बशर्ते आप 2-3 सेट हमसे करके देखिए, ठीक ना। ऐसा ना कि आज आप पढ़िए और आपको आज का याद ही पूरा का पूरा समझ में आने लगे, ऐसा नहीं। आराम आराम से पढ़िए तसल्ली के साथ। अगर आप 35 को में से 20 को भी समझ जाते हैं तो कोई बात नहीं है, अगला दिन आप 23 को समझ जाएंगे, 25 को 27 को 2-3 सेट बनाते बनाते ना आप 30+ समझने लगेंगे, ठीक। और उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपको ना चपरासी वाला बन जाएगा, 35 का 35 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए इसको आप बना सकते हैं। लिखा गया कि P अनुपात Q 10:11 है और Q अनुपात R 11:12 है। तो आपको निकालना है P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P का अनुपात आपस में। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए आप तुरंत आसान तरीका लगा सकते हैं। क्या जो दिया गया है P अनुपात Q, यह कितना दिया गया है, यह दिया गया है 10:11 और अगला दिया गया है Q अनुपात R, यह कितना दिया गया था 11:12। अब यहाँ से सोचने वाली आपको बात है कि Q दोनों जगह है। तो यहाँ पे देखिए जो Q की जगह पे है तिरछा में वह बराबर है, तो बोले कि हाँ बराबर है। इसका मतलब कि P का मान कितना हो गया, तो P का मान हो गया 10। यहाँ से Q का मान कितना हो गया, तो Q का मान दोनों जगह सेम है तो 11 हो गया। और R का मान कितना हो गया, तो R का मान हो गया 12। अब निकालना क्या है P प्लस Q, तो P प्लस Q कितना हो जाएगा, तो 10 और 11 21। तो पहला हो जाएगा 21 अनुपात Q प्लस R, तो Q प्लस R जोड़िए, तो Q प्लस R कितना हो जाएगा, इसे 11 12 23, ये हो गया 23 अनुपात दीजिए। और अगला को जोड़ कर बताइए कितना R प्लस P, मतलब P प्लस R जोड़ लेंगे 12 10 22। किसी भी ऑप्शन में 21 23 22 लिखा गया है तो बोलिएगा कि हाँ लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी में 21 23 22। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन। ये स्क्रीन पर देखिए लिखा गया है कि 5 1 7 और ये स्टार का मतलब हुआ खाली स्थान 3 2 4 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो खाली स्थान मतलब स्टार की जगह पर क्या अंक होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आप क्या रख देंगे ना, इसमें हम 3 से पूरा पूरा भाग लगा सकते हैं। तो आपको पता है कि 3 से भाग लगने के लिए इसके अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो अंक के जोड़ कर देखिए, तो 5 1 6 6 7 13 13 3 16 2 18 4 22, तो जोड़ का आ गया 22। या 22 में 3 से भाग लगेगा, तो कहे कि नहीं 22 में 3 से भाग नहीं लगेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन को उठा के इसको रखिएगा जोड़िएगा इसमें, तो 3 से भाग लग जाएगा। 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 जोड़ेंगे 23 नहीं लगेगा 3 से, 2 जोड़ कर देखिए था, तब 22 में 2 जोड़ देंगे तो 24, 24 में 3 से भाग लग जाएगा, तब बोलेगा कि हाँ लग जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेट का, कोई भारी बात नहीं है, रेशियो का क्वेश्चन, इसको आप बना सकते हैं बहुत आसान तरीका से। देखिए इसको कैसे बनाना है। इसमें आपको दिया गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 4 और डी अनुपात ई अनुपात बराबर दिया गया है 3 अनुपात 5। लेकिन आपको जो लिखना है ना, वह लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर क्या होगा। देखिए बहुत आसान सा सवाल है। जब भी अनुपात को लिखना हो तो हम देखते हैं कि दोनों में कौन ऐसा चीज़ है जो मिल रहा है, तो दोनों में डी मिल रहा है। और इसमें डी का मान हम खोजेंगे तो डी में 4 का मान है, डी का मान 4 है, और इसमें डी का मान खोजेंगे तो 3 है। क्या 3 और 4 समान है? तो बोले कैसे समान होगा, 3 अलग बात है 4 अलग बात है। तो डी अगर दोनों जगह यहाँ पे सेम है तो यहाँ भी सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 कहने का मतलब है कि इसको 12 बनाने के लिए हमको 3 से गुना करना है। तो ऐसा ना सोचिएगा कि 3 से हम सिर्फ 4 में गुना करके निकलेंगे, नहीं, इस सब में गुना करना पड़ेगा। और इसको 12 बनाना है तो 4 से गुना करना। इतना करने के बाद आप ए बी सी डी का मान लिख सकते हैं। अब देखिए ए का मान लिखना है तो 3 से इसमें गुना करते तो 3 तिहाई 9 हो जाता। बी का मान लिखना है तो 3 दूना 6 हो जाता। सी का मान 3 5 15 हो जाता। और डी का मान कहीं से भी लीजिएगा तो 3 चौक 12 और 4 3 12 12 हो जाएगा। और ई का मान लिखना है तो ये यहाँ है ना, तो 4 5 20। तो ये हो गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात डी। ठीक है, तो आशा है कि सारा का सारा सेट का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 को तो मिनिमम समझ में आ ही गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धैर्य से आप पढ़िए, तो 3 सेट 4 सेट तक प्रैक्टिस करते करते आप एकदम लेवल हाई लेवल तक चल जाएंगे। आप 30+ सही होने लगेगा। उसके बाद आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। पहले मैं रूक मनी पब्लिकेशन से करा देता हूँ, उसके बाद यूनिक पब्लिकेशन से करा दूंगा। दन प्रैक्टिस करा के आपको एकदम रन उड़ा देना है। धुआंधार प्रैक्टिस के साथ आपको एकदम परीक्षा निकाल के ही रहना है, ठीक ना। आप अस्कती नहीं कीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।